हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 26। इससे पहले मैं 25 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से और टॉपिक वाइज शुरू कराया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पीछे की क्लासेस रह गई हैं उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो जैसे आज की क्लास है वो पिछली क्लास से लिंक है। ओके, क्योंकि सारी चीज़ें क्रम से हो रही हैं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी यदि पीछे की क्लासें देख लोगे। और ये जो सीरीज़ है 2026 और 27 में होने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्यकाल का सारांश करेंगे। और पिछली क्लास में प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल्स थे और उनके बारे में हमने बात की थी। ओके, संसद के शस्त्रों को बुलाने और ख़त्म करने के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कौन? तो प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, किसी भी समय राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। ओके, सदन में सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। मुख्य जो मंत्रियों की नियुक्तियां होती हैं उनके लिए नाम की सिफारिश भी कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, मंत्रियों के बाद विभागों का आवंटन और फेरबदल भी कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री। किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने की सिफारिश के लिए कह सकते हैं प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, ये प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं और मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करता है। इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद को गिरा भी सकते हैं। ये किसको शक्ति प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री को। ध्यान रखिएगा, साथ ही आपको कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो उसके लिए सॉरी, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। और यदि हमसे कोई मिस्टेक होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले थे। 16 वर्ष 286 दिनों तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में प्रारंभिक 13 दिवसीय कार्यकाल पूरा किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने। चौधरी चरण सिंह ये 170 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे और बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चंद्रशेखर ये 7 महीने तक रहे थे और सभी पूर्णकालीन प्रधानमंत्री में सबसे कम समय तक सेवा देने वाले थे। वीपी सिंह ये 11 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। एच.डी. देवगौड़ा ये 10 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। इंद्र कुमार गुजराल ये 11 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं तो इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के प्रधानमंत्रियों की सूचियां दी गई हैं कौन कौन प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री ये 1964 से 66 तक। इंदिरा गांधी 1966 से 67 तक और फिर 1980 से 84 तक प्रधानमंत्री के पद पर रही थी। मोरारजी देसाई ये 1977 से 1979 तक। चौधरी चरण सिंह ये 1979 से 1980 तक। चौधरी चरण सिंह से संबंधित मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगी और उनके बारे में अच्छे से डिटेल से चर्चा करूंगी, क्योंकि इनको ना किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। राजीव गांधी ये 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। वीपी सिंह ये 1989 से 1990 तक। चंद्रशेखर ये जो थे वो 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। बीपी नरसिम्हा राव ये थे, ये 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक। एच.डी. देवगौड़ा ये 1996 से 1997 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। इंद्र कुमार गुर्जर ये 1997 से 1998। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। इनको याद रखिएगा, क्योंकि इनके बाद कौन बने? तो नरेंद्र मोदी, जो 2014 से अब तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री में मौर्य प्रशासन। ओके, आज हमें मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हुए कम से कम 4 से 5 क्लासेस हो चुकी हैं और ये आज लास्ट है मौर्य वंश के बारे में।
कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, उन्होंने प्रशासन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए 7 तत्वों का उल्लेख किया। वो कौन कौन से तत्व हैं? जैसे शासक राजा को कहा जाता था, सचिव अमात्य को कहा जाता था, क्षेत्र जनपद को, किला दुर्ग को कहा जाता था, और खजाना कोष को, और इधर ये ऐसा होगा कोष। ओके, नेक्स्ट सेना को सेना ही कहा जाता था। सहयोगी किसको कहा जाता था? तो मित्र सहयोगी हुआ करता था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था बृहद्रथ को। यहाँ से 2 तुम्हारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, ये पूछा जाता है। और जो पुष्यमित्र शंगु था, ये शुंग वंश का प्रथम शासक था, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा। ओके, पुष्यमित्र शुंग। ओके, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आता है? शुंग वंश। मौर्य प्रशासन के तहत 5 प्रांत थे, उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो प्राचपत ये पूर्व में था, तोसली राजधानी थी। अवंतिपत ये पश्चिम में था, जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। ये पूछी जाती हैं राजधानियां, तो इनको ध्यान रखिएगा। उत्तरपथ उत्तर में, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणपथ ये दक्षिण में, जिसकी राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी। ओके, प्राची ये वर्तमान में यूपी बिहार में है, और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट कर प्रणाली मौर्य साम्राज्य में। तो सोने में चुकाया गया कर उसे हिरण्य कहा जाता था। आपातकालीन कर इसे प्रणय कहा जाता था। गांव द्वारा वस्तु के रूप में चुकाया गया कर इसे पिंड कर कहा जाता था। सेना रख रखाव कर को सेना भक्तम कर कहा जाता था, और अतिरिक्त कर को पार्श्ववर्म कहा जाता था। ओके, ये जो अतिरिक्त कर हुआ करता था उसे पार्श्ववर्म कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अधिकारी। ओके, कुछ अधिकारियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, किसे क्या कहा जाता था। तो शून्य दाता, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, मुख्य कोषाध्यक्ष अधिकारी हुआ करता था। समाहर्ता राजस्व का जो सर्वमान संग्रह हुआ करता था, उसे समाहर्ता कहा जाता था। गोपा, जिसे लेखांकन के लिए जिम्मेदार समझा जाता था, उसे गोपा कहा जाता था। नगरक, जिसे नगर प्रशासन के लिए जिम्मेदार माना जाता था। सीता अध्यक्ष, यहाँ पर डाउट है, तो सीता अध्यक्ष था वो पृथ्वी, ओके, से संबंधित था। ओके, क्लियर करके बता दूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो सीता अध्यक्ष जो पृथ्वी का हुआ करता था, वो पृथ्वी से संबंधित हुआ करता था, सीता अध्यक्ष। ओके, जमीन से। नेक्स्ट संताध्यक्ष, जो बाजार के लिए जिम्मेदार, और अश्वाध्यक्ष ये घुड़सवार सेना की कमान अधिकारी हुआ करते थे। अश्वाध्यक्ष। ओके, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं ज्योग्राफी। ओके, राज्यवार बांध, ये बांध मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी नदियाँ याद रखिएगा। गुजरात में उकाई बांध है, जो तापी नदी पर। काकरापार बांध ये भी तापी नदी पर है। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है। ओके, और कांडला बांध ये किस नदी पर है? तो माही नदी पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट राजस्थान में माही वजा सागर बांध माही नदी पर है, और राणा प्रताप बांध ये चंबल नदी पर है, ध्यान रखिएगा। जवाहर सागर बांध ये भी चंबल नदी पर है, और बीसलपुर बांध ये बनास नदी पर है, ध्यान रखिएगा। बीसल व ये दोनों मैच खा रहे हैं यहाँ से। और ओके, नेक्स्ट मध्य प्रदेश में तवा बांध तवा नदी पर है। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। इंदिरा सागर बांध ये भी नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर बांध ये भी कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर। वार सागर बांध ये किस पर है? सोन नदी पर। और गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड के कौन कौन से बांध हैं। तो पंचीत बांध ये दामोदर नदी पर है झारखंड में। मैथन बांध ये बराक नदी पर है। बराक दामोदर नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। तिलैया बांध ये बराक नदी पर है। और कोनार बांध ये किस नदी पर है? तो कोनार नदी पर। तेलंगाना ये कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है, ठीक है, गोदावरी नदी पर। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है। निजाम सागर बांध ये मंजीरा नदी पर है। गोदावरी की सहायक नदी है मंजीरा। ओके, पोचम पाट जो बांध है ये श्री राम सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जो गोदावरी नदी पर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कर्नाटक में लिंगन मक्की बांध ये शरावती नदी पर है। अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है। शिव समुद्र बांध ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट कृष्णा सागर बांध ये किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर, ध्यान रखिएगा। ओके,
नेक्स्ट है इकोनॉमी में 6वीं पंचवर्षीय योजना। ये 1980 से 85 तक इसका कार्यकाल है। प्राथमिकता किसको दी थी? तो गरीबी को कम करना और रोजगार को बढ़ावा देना। ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में इन चीज़ों को प्राथमिकता दी गई थी। लक्ष्य देश की जीडीपी का लगभग 5.2%, प्राप्ति 5.7% की हुई थी। इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री थी। 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया गया था। IRDP जिसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहा जाता है, ये 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे। नेक्स्ट है बायोलॉजी में स्थायी ऊतक के प्रकार। सरल स्थायी ऊतक इन्हें समरूपी ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जिनका मूल संरचना और कार्य आमतौर पर समान होता है। प्रकार मृदूतक जो स्थान पूरे पौधे के शरीर में विशेष रूप से नरम भागों जैसे जड़ों और तनों में प्रवनी और मज्जा, यहाँ पर मज्जा होगा, पट्टी के मध्य स्तर और संवहनी मंडलों में होते हैं। ये जीवित कोशिकाएं हैं, ध्यान रखिएगा मृदूतक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इनके कार्य क्या होते हैं। यह खाद्य भंडारण और ऊतक के रूप में कार्य करता है। कुछ मामले में इनमें हरित लवक होता है और जिसे क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। जब कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होती हैं तो अंतर कोशिकीय रिक्तियां मौजूद होती हैं, ध्यान रखिएगा, जिन्हें एरेनकाइमा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, कहा जाता है। एरेनकाइमा ये सही लिखा है। भागों को उत्प्लावन प्रदान करता है और उन्हें तैरने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट हम स्टैटिक जीके में देखने वाले हैं। जो स्टैटिक जीके जनगणना से संबंधित हमारा टॉपिक रहने वाला है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व जो शीर्ष 3 राज्य हैं, कौन कौन से शीर्ष 3 राज्य हैं? तो बिहार, पश्चिम बंगाल और क्या है, केरल। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। केरल में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। नेक्स्ट न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 शीर्ष राज्य कौन कौन से? जनसंख्या घनत्व वाले। ओके, जनसंख्या वाले तो पिछली क्लास में हम कर चुके हैं, ये घनत्व। ओके, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं और मिजोरम में 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं और सिक्किम में 86 व्यक्ति। ये न्यूनतम कम जनसंख्या वाले कौन कौन से शीर्ष राज्य हैं जनसंख्या घनत्व वाले, तो वो दिए हैं यहाँ पर। ओके, और आपको ये आज की क्लास में ये 6 स्टेट के नाम याद रखनी है और इनके जो घनत्व दिए गए हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना कितना है, तो ये पूछ ले जाते हैं। 1006, 1028 और 860। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई मिस्टेक होता है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको यदि इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं उस चैनल की लिंक इस क्लास के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। ओके, जिससे कि आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। और तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।